Hey, once again, welcome you all in my class. This is Dr. Joni Hunda, and today we are going to study psychosocial theory by Erikson. इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि साइकोसोशल थ्योरी होती क्या है एंड क्या इसकी स्टेजेस हैं, एक बच्चा कैसे मूव करता है, क्या क्या उसके टास्क होते हैं और क्या क्या गुण होते हैं स्पेशली एक स्पेसिफिक एज के अंदर। लेकिन सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जो इसके फाउंडर हैं, उनका नाम है एरिक एरिक्सन। तो सबसे पहले हम एरिक्सन के बारे में पढ़ेंगे, एरिक्सन ने इस थ्योरी को कैसे डेवलप किया। एरिक्सन डेवलप्ड हिज 8 स्टेजेस ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट बेस्ड ऑन फ्राइड्स साइकोसेक्सुअल थ्योरी। बेसिकली एक चीज़ को समझना, आप लोग जितनी भी थ्योरीज आप लोग पढ़ेंगे उसमें हर किसी ने अडल्टहुड या एडोलसेंस तक ही एजेस को डिस्क्राइब कर रखा, लेकिन पहले साइकोलॉजिस्ट एरिक एरिक्सन ऐसे हैं जिन्होंने ओल्ड एज तक एजेस को डिस्क्राइब किया है और वहां पर आने वाले टास्क एंड ट्रेड्स को, हर एक चीज़ को उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और दूसरी चीज़ आपको याद रखने वाली बात है, ये फ्रायड की साइकोसेक्सुअल थ्योरी के ऊपर डिपेंड है, उसी से आगे बढ़ के बनी है। रीज़न क्या था, ये दोनों एक साथ ही काम करते थे और बेसिकली एरिक्सन ने खाली फ्रायड के साथ नहीं, फ्रायड की लड़की के साथ, उनकी डॉटर के साथ भी वर्क किया है काफ़ी सालों तक। एंड ये दोनों एक साथ काम करते थे। लेकिन जब फ्रायड ने साइकोसेक्सुअल थ्योरी दी तो उसमें जब उन्होंने लिबिडो का वर्ड यूज़ किया, उन्होंने बताया कि एक आदमी की पर्सनैलिटी सिर्फ सेक्सुअल एनर्जी यानी लिबिडो के बिहाव पर ही डेवलप होती है जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है। तो एरिक्सन कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कि इंसान की पर्सनैलिटी वैसे डेवलप करती है जैसे वो लोगों के कांटेक्ट में आता है, वो और लोगों से कुछ कुछ सीखता है, उसी के अकॉर्डिंग एक इंसान की पर्सनैलिटी डेवलप होती है। तो थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई थी ये चीज़ें। साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट इज वन ऑफ द बेस्ट नॉलेज थ्योरीज इन पर्सनैलिटी इन साइकोलॉजी। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ड्यूरिंग ईच ऑफ एरिक्सन 8 डेवलपमेंट स्टेजेस, टू कॉन्फ्लिक्ट्स ideas must be resolved successfully in the order for a person to become a confident contributing member of society। जो दो कॉन्फ्लिक्ट माइंड में होते हैं कि मेरा बच्चा सक्सेस होएगा और आइदर ही विल बी फेल, तो वो चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाती हैं। आप बचपन से ही उस चीज़ का आइडिया लगा सकते हैं कि कहाँ पर एक बच्चा सक्सेसफुली किसी काम को अगर कंप्लीट करता हुआ जा रहा है, किसी भी एज के टास्क को, तो आगे चल के वो एक कॉन्फिडेंट और एक कंट्रीब्यूटिंग मेंबर बनेगा अपनी सोसाइटी का। एंड दूसरा एस्पेक्ट क्या होता है, फेलियर टू मास्टर दीज टास्क लीड टू फेलिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, डेफिशिएंसी एंड एडिक्वेंसी। मीन्स अगर आप किसी भी सपोज कोई भी बच्चा किसी काम को करने में फेल होता जा रहा है, तो आगे चल के उसमें डेफिशिएंसी आ जाती है कॉन्फिडेंस की, वो उतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता जितना कि कॉन्फिडेंस बच्चा कर पाता है, राइट। एंड नेक्स्ट है स्टेजेस ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट। इसकी क्या क्या स्टेजेस हैं, वो कैसे वर्क करती हैं। एरिक्सन स्टेजेस ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट आर बेस्ड ऑन फ्राइड साइकोसेक्सुअल थ्योरी, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। एरिक्सन प्रपोज दैट वी आर मोटिवेटेड बाय द नीड ऑफ अचीव कंपिटेंस इन सर्टेन एरिया ऑफ आवर लाइफ्स। जैसा कि आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर मैंने फ्राइड की थ्योरी दी है। तो फ्राइड क्या कहते हैं कि जैसे हमारी लिबिडो की जो नीड है, जो एक सेक्सुअल एनर्जी की जो नीड है, अगर वो कंप्लीट होती है तो वी फील प्लेजर, अगर वो पूरी नहीं होती है तो वी फील टेंस्ड, में टेंशन होती है। तो फ्रायड कहते हैं कि पूरी लाइफ टेंशन और प्लेजर इन दोनों की चीज़ बीच में ही घूमती है, लेकिन एरिक्सन कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर इंसान की नीड है, लेकिन वो नीड जैसे कंप्लीट होती है तो मोटिवेट होते हैं दूसरे काम को करने के लिए, और वो जितनी भी नीड है वो हमारी लाइफ स्पेस के उस एरिया में ही घूमती रहती हैं, वहीं से वो जनरेट होती हैं, वहीं पे वो कंप्लीट होती हैं। अकॉर्डिंग टू साइकोसोशल थ्योरी वी experience 8 stages of development over our life space from infant through late adulthood। अब जितने भी साइकोलॉजिस्ट को, जितनी भी थ्योरीज में आप पढ़ोगे तो वहां पर आपने एक चीज ना बेसिक देखेंगे, या तो अडोलसेंस या अडल्टहुड, वहां तक सभी ने अपनी एजेस को कंप्लीट कर दिया, उससे आगे के बारे में कुछ नहीं बताया कि उसके आगे क्या होता है। बहुत बार स्टूडेंट्स मुझसे पूछते भी हैं कि मैम क्या इसके आगे कुछ लाइफ चेंज नहीं होती, क्या क्या इसके आगे कुछ डेवलप नहीं होता क्या, तो इसके बारे में ऐसा कुछ क्यों नहीं बताया किसी भी साइकोलॉजिस्ट ने। दिस इज वन ऑफ द साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने ये लाइफ लॉन्ग यानी एंड तक की ये बताया है कि इस एज में
कोई भी इंसान क्या सीखता है, क्या उसके टास्क होते हैं, क्या उसके ट्रेड्स होते हैं, क्या क्या उसके चेंजेस होते हैं, क्या क्या उसकी क्वालिटीज वो गेन करता है। एट ईच स्टेज देयर इज ए क्राइसिस और टास्क दैट वी नीड टू रिजॉल्व सक्सेसफुली। कंप्लीशन ऑफ ईच development task result in a sense of competence and the healthy personality. Failure to master these tasks lead to फीलिंग ऑफ डेफिशिएंसी, जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। जैसे ही टास्क कंप्लीट होता है तो वी फील हैप्पी, वी फील गुड एंड हमें मोटिवेशन मिलता है। मोटिवेशन के बिया पे हमें अगला काम करने के लिए हमें बहुत ही अच्छा फील होता है, एक अपने आप से एक एनर्जी फील होती है। तो लाइफ में क्राइसिस चलते रहते हैं। बेसिकली जो एरिक्सन ने जो साइको सोशल थ्योरी दी है, इट्स डिपेंड ऑन आइडेंटिटी क्राइसिस, कि हमारी आइडेंटिटी किस तरीके की बनेगी। किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी वो परमानेंट एक जैसी नहीं होती, उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। वो अपोजिट, कभी पॉजिटिव में कभी नेगेटिव में, वो चलती ही रहती है। One of the main element of addiction's psychosocial stage theory is the development of ego identity. जैसा कि फ्राइड ने भी ईगो एंड सुपर ईगो के बारे में बताया है, उसी तरीके से एरिक्सन ने भी ईगो के बारे में कहा है। लेकिन वो कहते हैं कि हमारी ईगो वैसे ही डेवलप होती है जैसे सोसाइटी में हम लोगों से मिलते हैं, हम अलग अलग टास्क को कंप्लीट करते हैं। उन टास्क को कंप्लीट करने के बाद हमें जो मोटिवेशन फील होता है, हमारी ईगो वैसी ही पॉजिटिव डेवलप होती है और नेगेटिव डेवलप होती है। इट्स डिपेंड्स ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ आवर वर्क, राइट। एरिक्सन ने जो स्टेजेस दी हैं, इन्फेंट से स्टार्ट होके वो आपके मेच्योरिटी तक जाती हैं। 8 स्टेजेस हैं बेसिकली ये। अगर आप यहाँ पर पढ़ पा रहे हैं, आप एक पोस्टर देख पा रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है कि इन्फेंट्स जो एज है उसमें क्या है, क्या नाम दिया है, अर्ली चाइल्डहुड को क्या नाम दिया है, प्री स्कूल को क्या दिया है, स्कूल एज को क्या नाम दिया है, एडोलसेंस को क्या नाम दिया है, यंग अडल्टहुड को क्या नाम दिया है, मिडिल अडल्टहुड एंड मेच्योरिटी को क्या नाम दिया है। इस नाम के साथ साथ मेन चीज़ हमारे लिए क्या है कि ये समझना, ये जानना कि अलग अलग एज के अकॉर्डिंग, अलग अलग नाम के अकॉर्डिंग इसके वर्च्यू क्या रहेंगे और टास्क क्या रहेंगे। दिस इज द मेन क्रश ऑफ दिस थ्योरी, राइट। तो ध्यान से समझना। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे पहली चीज है कि एज, जो पहली स्टेज इन्होंने बांटी है उसको नाम देने ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। दैट मीन कोई भी एस्पेक्ट हमारी लाइफ में परमानेंट नहीं होता, वो अपोजिट में घूमता रहता है, जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। लेकिन इसका एज पीरियड क्या है आपको याद रखना पड़ेगा। बाकी कहीं भी आप इन्फेंट्स की जो एज है वो अलग अलग देखेंगे, लेकिन अगर आपसे स्पेसिफिकली पूछा जाए कि एरिक्सन ने क्या एज दी है इन्फेंट की, तो एरिक्सन ने जो एज दी है वो 0 to 1.5 ईयर, या इसको 18 मंथ भी बोल सकते हैं हम। इसमें उन्होंने बताया है कि एक बच्चा कभी ट्रस्ट दिखाता है, कभी कभी वो ट्रस्ट नहीं दिखाता है, अविश्वास दिखाता है। इसमें वर्च्यू का मतलब है गुण। गुण क्या पैदा होएगा? होप, इच्छा। एंड टास्क क्या रहेगा? फीडिंग एंड अबोंडमेंट। मीन्स जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा कोई भी बच्चे को खिलाता है तो उसको हवा में जरूर उछालता है एक बार, इट्स वेरी कॉमन। जब उसके पेरेंट उछालते हैं तो उस बच्चे को ट्रस्ट होता है, जब कोई दूसरा उछालता है तो उसको डर लगता है। दिस इज मिसट्रस्ट। तो ये दोनों चीज़ें ही हमारी पर्सनैलिटी का एक पार्ट होती हैं इस एज के अंदर। एंड जहाँ पर ट्रस्ट है वहाँ पर होप पैदा हो जाती है, होप आ जाती है अपने आप। लेकिन उस बच्चे की जो नीड क्या है उस टाइम की, उसको काम क्या करना है, उसको क्या चाहिए? अफेक्शन चाहिए, अपने पेरेंट का प्यार चाहिए, लगाव चाहिए, वो फीडिंग चाहिए। दूसरी जो स्टेज है दैट इज ऑटोनॉमी एंड सेम। 1.5 साल से 3 साल तक के बच्चे की ये उम्र बताई गई है, और इसमें जो वर्च्यू पैदा होगी दैट इज विल, और जो टास्क रहेगा दैट इज टॉयलेट ट्रेनिंग। अगर आप फ्राइड की थ्योरी भी पढ़ेंगे, उन्होंने सेकंड स्टेज जो एनल बताई है उसमें टॉयलेट ट्रेनिंग को ही फोकस किया है। फर्स्ट स्टेज में माउथ फीडिंग को ही उन्होंने बोला है। सेम चीज यहाँ पर भी है, लेकिन उसको अलग तरीके से प्रेजेंट किया गया है। दोनों में डिफरेंस इतना ही है। दैट्स वाई उसका नाम साइकोसेक्सुअल हो गया है और इस थ्योरी का नाम साइको सोशल हो गया है। तो इन्होंने बताया है एरिक्सन ने कि जैसे बच्चा 1.5 से 3 साल का बच्चा है, अगर वो काम अपने आप से करने लगता है तो धीरे धीरे उसको अपने आप इंडिपेंडेंटली काम करने की आदत हो जाती है। वो उतना ही जल्दी ऑटोमेशन पे आ जाता है, अपने काम को खुद करने लगता है।
और दूसरी तरफ अगर आप काम को नहीं करने देते, सपोज बच्चा चलने की कोशिश कर रहा है, सीढ़ियाँ चढ़ने की कोशिश कर रहा है और उसको पीछे से कोई बोल देता है अरे नहीं चढ़ नहीं चढ़, गिर जाएगा गिर जाएगा, तो बच्चा अपने आप में डर जाता है। सेम बेसिकली यहाँ पर एक फियर है अगर बोला जाए तो। विल क्या हो गया, उसका वर्च्यू क्या है, गुण क्या है, इच्छा शक्ति। वो हर काम को करना खुद चाहता है लेकिन उसको करने दिया जाए तो। अगर टॉयलेट ट्रेनिंग सही से की जाएगी तो अगले टास्क में वो चला जाएगा, अगली स्टेज में चला जाएगा। द थर्ड स्टेज इज इनिशिएटिव एंड गिल्ट। 3 to 5 ईयर ये एज मानी गई है और इसका वर्च्यू है पर्पस। अगर इसका टास्क देखें हम तो एक्सप्लोरिंग बाय प्ले। इंसेंटिव क्या है, सॉरी इनिशिएटिव क्या है, इनिशिएटिव इस एज में बच्चा हर एक काम को खुद करने की कोशिश करता है, अपने हर काम को। वो आपने देखा होगा मैनी ऑफ टाइम बच्चे अपनी निक्कर पहनने की कोशिश करते हैं लेकिन वो दोनों पैरों में ना डाल के दोनों पैर एक ही पैर में डाल देते हैं, बट वो इनिशिएटिव ले रहा है, राइट। दूसरी तरफ एक बच्चा जो कभी ट्राई करता है लेकिन उसको रोक दिया जाता है, रोक दिया जाता है तो अपने काम को कर ही नहीं पाता कभी भी, वो बार बार। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे अडल्टहुड में भी चले जाते हैं लेकिन फिर भी पूछ पूछ के काम करते रहते हैं। दैट मीन वो गिल्ट उनके अंदर है, उनको वो डर आज भी है, राइट। जो बच्चा इनिशिएटिव बचपन से ही लेने लगता है और वो उन कामों को अच्छे से फुलफिल करता रहता है, वो बहुत कुछ सीखता है उस बच्चे के बजाय जो कि डिपेंडेंट है, जिसको रोका जाता है बार बार। तो एक्सप्लोर करता है लेकिन इस एज के अंदर बच्चा सबसे ज्यादा अपने गेम्स में बिजी हो जाता है। जो फोर्थ एज है उसको बोला गया है इंडस्ट्री एंड इन्फीरियरिटी। इंडस्ट्री यहाँ पर निर्माण का मतलब ले सकते हैं हम। इस एज को टाइम दिया गया है 5 to 12 ईयर। और जो इसका वर्च्यू है दैट इज कम्पिटेंसी और इसका टास्क रहेगा स्कूल एंड स्पोर्ट्स। सेम चीज अगर आप फ्राइड की थ्योरी में भी जाएंगे तो ऐसा ही कुछ है। हाँ, स्कूल में वो बिजी हो जाता है, उसकी सेक्सुअल नीड दब जाती हैं, उसको ध्यान नहीं रहता है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या बताया है एरिक्सन ने कि इस एज के अंदर आने के बाद बच्चा स्कूल में, स्पोर्ट्स में, पढ़ाई में बहुत सारी चीजें देखता है, वो कंपटीशन में आ जाता है। यहाँ पर या तो बच्चा बहुत चीजें अपने आप से एक्सप्लोर करता है या वो दबाव में चला जाता है। इसी एज के अंदर बच्चे के अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी बिल्ट होती है, इसी एज के अंदर बच्चे के अंदर फॉलोइंग क्वालिटी बिल्ट होती है। अब आप बच्चे को किस तरीके से बिल्ट कर रहे हैं वो उसी तरीके से आगे उसकी पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है। जो फिफ्थ स्टेज है दैट इज आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। इसका जो एज टाइम है दैट इज 12 to 18 ईयर और इसकी जो वर्च्यू रहेगी दैट इज फेडिलिटी और जो इसका टास्क रहेगा दैट इज सोशल रिलेशनशिप। मतलब इस एज में अगर आप पीछे से अगर आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे इसको, बच्चे को ट्रस्ट है अपने आप से, वो काम कर रहा है, वो अच्छी अच्छी चीजें एक्सप्लोर करता है, खुद से इंडस्ट्री यानी निर्माण करता है, तो अपने बारे में उसकी आइडेंटिटी यानी सेल्फ कंसेप्ट उसका बहुत अच्छा बना हुआ है, राइट। और सेल्फ कंसेप्ट अगर अच्छा है तो वो आगे चल के बहुत ही अच्छा काम करने वाला है। दूसरी तरफ आपने कई बार एक रोल कंफ्यूजन बच्चों में क्या पैदा होता है स्पेशली इस एज के अंदर, किसी काम को वो करता है तो समवन सेड यू आर टू यंग, अभी तुम बहुत छोटे हैं, तुम रहने दो। और कई बार सेम इसी बात को, तुम इतने बड़े हो गए तुम ये काम नहीं कर सकते। तो इस चीज के बीच में चक्कर में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता मैं बड़ा हूं कि मैं छोटा हूं। तो दिस इज कॉल्ड अ रोल कंफ्यूजन। अगर बच्चे को खुद की आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता, खुद के सेल्फ कंसेप्ट के बारे में नहीं पता, तो रोल कंफ्यूजन होना मस्ट है, वो मैंडेट, वो तो होएगा ही होएगा। यहाँ पर जो वर्च्यू रहेगा दैट इज फेडिलिटी है, वो अपने बारे में बहुत अच्छा अच्छा कुछ सोच रहा है तो वो कुछ ना कुछ नया टास्क करने के लिए इनिशिएटिव भी लेगा, और जब इनिशिएटिव लेगा तो नो डाउट वो कुछ ना कुछ गेन ही करेगा। यहाँ पर सोशल रिलेशंस बनाने लगता है, वो लोगों के साथ घुलना मिलना, दूसरे से बातें करना और अपने आप को और भी ज्यादा सोशल कर लेता है इस एज में। जो सिक्स स्टेज है दैट इज इंटीमेसी एंड आइसोलेशन। 18 से 40 साल की इस एज को बताया है एंड इसका जो वर्च्यू है दैट इज लव एंड टास्क रहेगा रिलेशनशिप। इंटीमेसी एंड आइसोलेशन, इसका मतलब क्या है, अगर इसके पहली वाली स्टेज के अंदर बच्चे को अपना सेल्फ कंसेप्ट बहुत अच्छे से है, उसको सोशल रिलेशंस बहुत अच्छे से बनाए हैं तो वो अपने बारे में अच्छा ही फील करता है। और जब अच्छा फील करता है तो उसको किसी के सामने भी आने में कोई हिच नहीं होती, वो अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर पाता है। दूसरी तरफ अगर वो नहीं कर पाएगा तो वो अपने आप को दबा के रखता है, वो पीछे रहना पसंद करता है, वो भीड़ में रहना पसंद करता है, वो कभी भी आगे नहीं आता। एंड यहाँ पर जो वर्च्यू रहेगा दैट इज लव और टास्क रहेगा रिलेशनशिप, रिलेशनशिप को मेंटेन करने की कोशिश करता है। द सेवंथ स्टेज इज जनरेटिविटी एंड स्टेग्नेशन।
और इसकी एज जो रहेगी दैट 40 to 65। वर्च्यू रहेगा केयर एंड टास्क रहेगा वर्क एंड पेरेंटहुड। इस एज में आपने देखा होगा अगर हम अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफिकल देखें तो अलग अलग कंट्री का और अलग अलग कल्चर का अलग अलग थॉट है। इस एज के अंदर कुछ लोग अपने आप को रिटायर मान लेते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, दिस इज द एज कि मैं अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री हूँ, नाउ दैट आई कैन बिल्ड समथिंग गुड, राइट। तो जो आदमी जिस तरीके से पीछे वाली स्टेजेस को कंप्लीट करता हुआ है अपने बारे में उसकी वैसी ही सोच है। कुछ लोग इस एज में आने के बाद कुछ बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा जनरेट कर देते हैं। अगर आप KFC का एग्जाम्पल इसमें रखेंगे तो उसमें कोई दो राय नहीं होंगी। 63 की एज में एक आदमी ने आके KFC इतनी बड़ी एक फ्रेंचाइजी चेन स्टार्ट कर दी, तो इसी का एग्जाम्पल है स्टेग्नेशन। आप अपनी ही कंट्री में बहुत सारे लोगों को देख लो कि जो कि 60 के बाद उनके पास कोई प्लानिंग ही नहीं होती एंड दे फील रिटायर्ड देयर सेल्फ, राइट। एंड इस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा केयर करने लगते हैं बिकॉज उनको लगता है अभी काम करने के लिए कुछ हो रहा नहीं है, तो अपने बच्चों की अच्छे से पेरेंटिंग करें, वो अच्छे से केयर करें, वो सबके लिए केयर करने लगते हैं इस एज के अंदर। एंड द एट एंड द लास्ट इज दैट 65+ होती है ये, दैट ईगो, इंटीग्रिटी एंड डेस्पेयर। इसका जो वर्च्यू रहेगा दैट इज विजडम एंड टास्क रहेगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ। ईगो इंटीग्रिटी, यहाँ पर ईगो का मतलब बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं है, सेम जैसे कि फ्राइड ने बोला है उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने कहा है, एरिक्सन ने। ही सैड अगर किसी भी इंसान ने अपने पहले 7 स्टेजेस अच्छे से टास्क के साथ कंप्लीट किया है, वर्च्यू भी गेन किया है, तो यहाँ पर आने के बाद वो इंसान अपने आप में बहुत ही सेल्फ एस्टीम उसकी बहुत अच्छी बन रखी है और अपने आप को वो बेस्ट समझता है, ही नो दैट वेरी वेल। इसकी दूसरी तरफ इसका अपोजिट अगर देखें हम, अगर ऊपर वाली 7 स्टेजेस को किसी इंसान ने बहुत अच्छे से कंप्लीट नहीं किया, अपने टास्क भी कंप्लीट नहीं किए, वर्च्यू भी गेन नहीं किया अच्छे से, तो उसके अंदर एक हीनता रहती है, वो लाइक एक मायूसी रहती है। आपने बहुत सारे इस एजिड लोगों को देखा होगा, कुछ लोग बड़े खुश रहते हैं, खुश मिजाज रहते हैं, हर टाइम किसी के साथ बोलना हंसना घूमना फिरना वो पसंद करते हैं, दैट इज ईगो इंटीग्रिटी। लेकिन कुछ लोग आपने देखे होंगे नहीं, वो कहीं नहीं जाना, किसी से नहीं मिलना, अपने अपने में रहना, बस अपनी अपनी बारे में सोचते रहना, बेसिकली सोचने पे बहुत फोकस करते हैं। ये इसका ही पार्ट है डेस्पेयर का। वर्च्यू जिसने अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से सारी कामें की हैं, सारी वर्च्यूज को गेन किया इससे पहले वाले, तो यहाँ तक आते आते उसके पास विजडम आ जाती है एंड उस चीज को अपनी लाइफ को वो रिफ्लेक्ट करते हैं, दूसरों की लाइफ को समझाने में, दिखाने में, दर्शाने में, सोचते हैं कि जैसे जो गलतियां मुझसे हुई हैं वो दूसरों से ना हो, या मैंने अपनी लाइफ को जितने अच्छे से जिया है दूसरे लोग भी वैसे ही अच्छे से जी पाएंगे। ये 8 स्टेजेस थी जो कि एक बच्चे को साइकोलॉजिकल सोशियोलॉजिकल डेवलप होने में बहुत ही हेल्पफुल होती हैं एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी इन योर साइकोलॉजी। एंड इसी के साथ दिस इज डॉक्टर जॉनी हुड्डा साइनिंग ऑफ।